हेलो साथियों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्नो योद्धा चैनल पे, जहां हम लोग क्लास 10th का जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज करने वाले हैं। इसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे और उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारे इस चैप्टर का, हमारे इस बुक का, अर्थात हमारे इस सब्जेक्ट का, वो भी हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे करके कर लेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न क्या है और कैसे पूछता है। ठीक है, तो आराम से हम सबसे पहले समझेंगे। वो देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होता है वो एसएसटी का, अगर हम बात करें एसएसटी के बारे में, तो वो लगभग होता है आपका 80 नंबर का एग्जाम होता है। अभी 80 नंबर के एग्जाम में सर क्या केवल ऑब्जेक्टिव आता है या केवल सब्जेक्टिव आता है? तो ऐसा बात नहीं है। इसमें आपको 40 नंबर का जो है ना ऑब्जेक्टिव आएगा और 40 नंबर का सब्जेक्टिव आएगा। इस 40 नंबर के सब्जेक्टिव और 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा ये 80 ऑब्जेक्टिव आएगा। कितना आएगा? 80 ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें से आपको कितना करना है? मात्र 40 ऑब्जेक्टिव करना है। सर एकदम आसान सा सिलेबस है आपका, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की बात है। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, और यहाँ पे आपका ये हो गया आपका सब्जेक्टिव का। तो सब्जेक्टिव के बारे में हम लोग बात करेंगे तो आराम से आपको इस टॉपिक के बारे में, यानी कि सब्जेक्टिव वाले टॉपिक के बारे में आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं और शुरुआत करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। सबसे पहले आज हम लोग मिक्स देख लेते हैं और देखते हैं कि कितना आपको याद है और नहीं याद है, फिर हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए आप लोग देखते हैं क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपके सामने पहला ऑब्जेक्टिव निकल के आया है। वो क्या है सर? तो 1911 ईस्वी में बंगाल के विभाजन किसने वापस लिया? सबसे पहले बात तो ये हमको जानना होगा, ये जो बंगाल का विभाजन सर ये है क्या और हुआ क्या था? है क्या और हुआ कब था? ये दो बात पहले जानेंगे सर, उसके बाद वापस कब लिया वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात जानेंगे सर ये है क्या। देखिए ध्यान दीजिए, ये बात है आपका 1905 ईस्वी का। उस टाइम हमारे, देखिए आपको पता है 1905 में हम लोग गुलाम थे, और हम लोग गुलाम होने के दौरान क्या था कि बंगाल के प्रांत में, यानी बंगाल के क्षेत्र में जो है ना बहुत तेज़ी से राष्ट्रवाद फैल रहा था, जिस कारण से वहाँ के जो उस टाइम के आपके ये थे गवर्नर जनरल थे, वो ये प्रयास करते हैं कि भाई जब अगर बंगाल को नहीं बांटा गया तो फिर दिक्कत आ जाएगा। और वहीं पर क्या किया गया भाई, बंगाल को बांटा गया, उसी को बंगाल विभाजन कहा गया सर। और बंगाल विभाजन कब किया गया? तो 1905 में किया गया सर। अब इसको वापस क्यों ले लिया गया भाई? जब विभाजन किया गया तो वापस क्यों लिया गया? वापस इसलिए लिया गया क्योंकि बंगाल में आपका बार बार आंदोलन होना चालू हो गया, जहाँ पे हिंदू मुस्लिमों की एकता देखने को मिला, जिस कारण से लास्ट में जो है ना आपको अंग्रेजों को जो है बंगाल विभाजन क्या करना पड़ गया था? वापस करना पड़ गया था। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हुआ लॉर्ड कर्जन। अच्छा, लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 ईस्वी में ही क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन गया, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। किसके समय काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। अब दूसरा आपका था लॉर्ड रिपन, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ये नहीं। और ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है, लॉर्ड हार्डिंग होगा। क्या होगा? हुआ लॉर्ड हार्डिंग। जो डी नंबर आपका है आपका हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। याद रखना है आप सभी को कि लॉर्ड हार्डिंग के समय काल में क्या किया गया था? बंगाल विभाजन को वापस लिया गया था। ये बात आप सभी याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने किस अधिवेशन में किया था? पहला ऑप्शन अगर देखा जाए, पहला बात तो ये सर पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है? पूर्ण स्वराज का अर्थ ये हुआ सर कि हम लोग पूर्णतः क्या हो चुके हैं? आज़ाद हो चुके हैं। मतलब हम लोग का जो स्टेट है वो डोमिनियन हो गया, अर्थात सर हम पूरे तरीके से आज़ाद है। इस पर अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें देखिएगा सर पहला ही ऑप्शन है 1929 लाहौर, और यही आपका आंसर सही हो जाएगा। 1929 लाहौर अधिवेशन में ही पहला बार जो है ना पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था सर। अब इसके बारे में क्वेश्चन और भी क्या पूछता है, तो पूछेगा आपको कि लाहौर अधिवेशन के आपके अध्यक्ष कौन थे? तो याद कर लेना है, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद सर इसी में क्या हुआ, 26 जनवरी जो है ना, इसी बीच 26 जनवरी को ना, इसी अधिवेशन में 26 जनवरी को हम लोग क्या करना चालू कर दिए थे? हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाना चालू किए थे। ये बात भी आप सभी को याद रखना है। कौन सा दिवस? स्वाधीनता दिवस हम लोग मनाना चालू किए थे। ये बात आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि स्वाधीनता दिवस किस अधिवेशन में पारित हुआ था, अर्थात सर स्वाधीनता दिवस किस अधिवेशन से मनाना हम लोग चालू किए थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 1929 लाहौर अधिवेशन। ये बात आप सभी याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में आपको यहाँ से तीन क्वेश्चन बना। पहला क्या सर? ये पूर्ण स्वराज की मांग हम लोगों ने जो है किस अधिवेशन में किया? तो पहला हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन। और सर इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। और 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? स्वाधीनता दिवस, क्योंकि हम लोग 26
26 जनवरी को इसी टाइम पहला बात बोले कि हम लोग अब हर साल 26 जनवरी के दिन स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और इसी चीज़ को देखते हुए बुआ आगे चल के हम लोग का बुआ आपको पता होना चाहिए कि हम लोग का जो ये था संविधान था वो कब बन के तैयार हो गया था। संविधान बन के तैयार हो गया था बुआ 26 नवंबर को ही, लेकिन 26 नवंबर को न लागू होकर बल्कि इसको कब लागू किया गया, 26 आपका जनवरी को लागू किया था। क्यों लागू किया गया था, यही कारण था क्योंकि हम लोग स्वाधीनता कब से चालू कर दिए थे, 26 जनवरी से चालू कर दिए थे। लेकिन उस दिन अगर कोई इंपॉर्टेंट आपका ये इवेंट नहीं होगा तो फिर तो दिक्कत आ जाएगा ना, फिर हम लोग मनाएंगे ऐसे इसको। तो इसी चीज़ के लिए ना इसको थोड़ा सा होल्ड किया गया और 26 जनवरी को मनाया गया था। तो ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। आपका क्वेश्चन है हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा, आप लोग को ये पता होगा सर कि जो मोहनदास करमचंद गांधी नीचे लिखा हुआ है, जो आपको नीचे नजर आ रहा है डी नंबर, आपको हम ऊपर लिख देते हैं, डी नंबर में लिखा हुआ है मोहनदास करमचंद गांधी लिखा हुआ है। अब मोहनदास करमचंद गांधी लिखा हुआ है तो इस बात को आपको ध्यान से देखना होगा सर कि ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है सर, तो ऑप्शन नंबर डी आप जानते हैं सर मोहनदास करमचंद गांधी किसका नाम है, तो ये हम लोग महात्मा गांधी को ही हम लोग क्या कर देते हैं, महात्मा गांधी का पूरा नाम आपका मोहनदास करमचंद गांधी था। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया सर। अब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा, तो याद कर लेना वो ऑप्शन नंबर डी ही होगा। आपका डी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि आपका महात्मा गांधी। आपसे कोई पूछ दे कि हिंद स्वराज क्या नाम है बुआ, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा है, तो आप बता दीजिएगा महात्मा गांधी अर्थात मोहन करमचंद गांधी ने किया था। और ये मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा था और कब लिखा था ये भी आपको याद रखना है सर। कब लिखा था इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ लिखा तो जब वो इंग्लैंड से लौट रहे थे तो जहाज में ही इन्होंने क्या कर दिया था, इस पुस्तक को लिख डाला था। चलिए अब हम आगे बात करते हैं सर। आगे क्वेश्चन क्या है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे तीसरा 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखिए वो सी नंबर हो जाएगा, सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सैयद अहमद खान ने, या खां यानी खान ने। ये बात आप लोग को याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेदों की ओर लौटो, क्या होगा बुआ, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, आपको बताना है बुआ। ऑप्शन नंबर 1 है आपका दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी है स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन नंबर डी है आपका रामकृष्ण परमहंस। अगर आपको दिख नहीं रहा है ऑप्शन नंबर डी तो हम यहाँ लिख देते हैं रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। जल्दी इस क्वेश्चन का आप लोग बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, अगर आपको पता है तो, और नहीं अगर पता है तो फिर तो हम लास्ट में बताएंगे ही बताएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। पहले बात तो यही है सर कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो इसने ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने दिया था। अब देखिए इस क्वेश्चन से क्या होता है, 3-4 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे है जो आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। पहला ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, बताइए दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाज। किस समाज, आर्य समाज। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो बताना है जी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना किया था, आर्य समाज की स्थापना किया था। और कहाँ किया था, ये किया था आपका मुंबई में किया था। कहाँ किया था, मुंबई में किया था। और कब किया था, तो याद रखना है आपको 1875 ईस्वी में किया था। और आप बड़ा ही एक फेमस आपका कॉलेज है और स्कूल भी है अब तो, इसका नाम है DAV, आप नाम सुने होंगे। DAV जो कॉलेज है ना, इसकी स्थापना इनके दयानंद सरस्वती के ही एक शिष्य जिनका नाम था हंसराज, क्या नाम था, हंसराज, उन्होंने किया था। और कब किया था सर, तो याद कर लेना है 1886 में। याद करने का ट्रिक है सर, जब उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया उसके 11 साल बाद उनके ही शिष्य ने क्या किया था, आपका DAV कॉलेज का स्थापना किया था। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ जाता है। चलिए तो इतना क्वेश्चन याद रखना। पहला क्वेश्चन क्या है भाई कि आपका वेदों की ओर लौटो, ये किसका नारा है, तो दयानंद सरस्वती का है। दूसरा, दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना किया था, तो आर्य समाज की। तीसरा, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किया, 1875 में। चौथा, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना का साथ साथ भारत को और भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कुरीतियों को खत्म करने का भी प्रयास किया है। और पांचवा क्वेश्चन आ जाएगा, DAV कॉलेज की स्थापना किसने किया, तो हंसराज ने किया। कब किया था, तो वो 1886 ईस्वी में किया था। ये बात आप सभी को याद रखना होगा। चलिए इतना क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन से बन जाएगा आपको, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। आपका क्वेश्चन है
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका ये नारा किसने दिया था? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी को आता ही होगा जी। इस क्वेश्चन का कहाँ है? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप सभी को याद होना चाहिए कौन बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन हमको याद आता है और आपसे पूछ लेते हैं। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता था? नेताजी भी कहा जाता था, ठीक है। अच्छा, नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस को कौन कहा था बताइए, अगर आपको पता हो तो आप लोग जरूर कमेंट करिए, और नहीं पता है तो सुन लीजिए। हिटलर ने कहा था। किसने कहा था? हिटलर। हिटलर ने जो है ना सुभाष चंद्र बोस को क्या दिया था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि दिया था। ये बात आप लोग याद रखिए, एग्जाम में पूछ देता है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था, तो आपको याद रखना होगा हिटलर ने दिया था। तो यहाँ से भी हम लोग 2 क्वेश्चन क्लियर कर लिए। पहला तो ये सर कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसके द्वारा बताया गया था? तो ये बताया गया था आपको, यानी नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गया था। और आपका ये जो हिटलर है, हिटलर ने इनको क्या ये दिया था जी, संबोधित किया था? तो नेताजी कह के संबोधित किया था। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है आपका स्वराज दल का जो है अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? और इसका ऑप्शन नंबर 1 अगर आप ध्यान से देखे हुआ तो ऑप्शन नंबर 1 है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2 है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 है आपका मदन मोहन मालवीय, और ऑप्शन नंबर डी है आपका, नीचे अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम यहाँ लिख देते हैं, चित्तरंजन दास। क्या है? चित्तरंजन दास। तो आप सभी को बताना है सर, इन्हीं को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? CR दास कहते हैं। क्या कहते हैं? CR दास कहते हैं। आपको ये सुनने में मिला होगा। तो CR से बताना आपको कि स्वराज दल का स्थापना किसने किया था? आराम से बताइए आप लोग, किसने किया था? चलिए जल्दी बताइए आप लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सर डी नंबर ही होगा। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे भाई? स्वराज दल के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि स्वराज दल के महासचिव कौन थे, अर्थात सचिव कौन थे? तो महासचिव आपके कौन थे? महासचिव थे आपके जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू थे। और अगर हम आगे देख ले सर कि इसकी स्थापना कब किया गया, तो इसका स्थापना किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, स्वराज दल के स्थापना कब हुआ? तो 1900 याद रख लेना, 1923 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद इतना अगर आपका क्लियर हो गया हो तो इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देख लेंगे सर यहाँ पे, और वो क्वेश्चन हमारा ये रहेगा सर कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? ये क्वेश्चन आप लोग को याद रखना होगा, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? ये बात आप सभी को याद रखना होगा। तो याद करने वो श्री कृष्ण सिंह, क्या याद होगा? श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार में क्या किया था? बिहार में स्वराज दल का स्थापना किया था। तो यहाँ से अगर आप देखने को मिल रहा हो तो 4 क्वेश्चन करा दिए। रिवाइज हम फिर से करते हैं सर। पहला क्वेश्चन हम पहले आपको क्या बोले भाई, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा CR दास। याद कर लो, CR दास, एकदम 100% याद कर जाना है। CR दास याद कर जाइए, डी नंबर ऑप्शन है। याद कर लेना है स्वराज, एस से स्वराज, SC याद करो, SC जानते हैं ना, SC से याद कर लीजिए, एस से यानी स्वराज दल, और स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके CR दास थे। ये बात याद रखना है। महासचिव कौन थे? तो याद कर लेना मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू आपके महासचिव हो गए, महासचिव हो गए। कौन हो गए? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन थे भाई? वो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। क्या थे? जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। उसके बाद आपको बताया कि इसका स्थापना कब किया गया था? स्वराज दल का स्थापना कब किया गया था? इधर देख लीजिए, स्वराज दल का स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था। उसके साथ साथ अगर देखा जाए कहाँ किया गया था, तो इलाहाबाद में किया गया था, इलाहाबाद में किया गया था। उसके बाद अगर और देखें सर, बिहार में स्वराज दल का अगर संस्थापक या स्थापना किसने किया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाने वाला है, बहुत आसान है सर। इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए, श्री कृष्ण सिंह। कौन होगा? श्री कृष्ण सिंह। तो इतना सारा क्वेश्चन आपके केवल एक क्वेश्चन से बन गया। चलिए अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, याद हो गया ना जी सबको? नहीं याद हो गया हो तो इसको लिख लिया करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप बैठिए तो पहले क्या करिए, एक कॉपी एक पेन लेकर आराम से बैठिए। जो क्वेश्चन आपको आता है उसको फटाक से टिक कर लेना है, अर्थात उसको फटाक से दिमाग में बैठा लेना है। जो आपको नहीं आ रहा है, जो भी हम अगर अलग से एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपको नहीं आता है, आप उसको कॉपी लीजिए और कॉपी पे आराम से लिखिए उसको। क्योंकि बउआ यहाँ एक मान लीजिए जितना भी क्वेश्चन है ना, उससे आपको दुगुना तिगुना आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्टिव से हम 2-3 ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। ऐसे कराने के लिए तो हम बहुत कुछ कराते हैं, लेकिन वो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं होगा। झूठो ज़्यादा पढ़ने से कोई फायदा है? पढ़िए उतना ही जिससे कि आपके एग्जाम में आ जाए और आप एग्जाम में अच्छा कर जाए। अर्थात हमारा आप देखे होंगे, आप जब शुरू में आए हो तो ये आपको देखने को मिला होगा कि हमारा टारगेट ये है सर कि किसी भी प्रकार से हमको जो है ना ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, 40 में 40 लाना ही लाना है। उसके बाद सर सब्जेक्टिव में अगर मान लीजिए 40 नंबर का है और अगर आप 30 नंबर भी ला दिए, मान लेते हैं 30 नंबर भी ला दिए, तो कितना हो गया जी? 40 + 30 जो आपके हाथ में है।
और प्लस में स्कूल से 20 नंबर में से मान लीजिए 19 नंबर आपको मिल गया, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपका 89 नंबर आपको आ गया। रेसिस टीम अगर 89 नंबर लाते हैं सर तो डिसेंट नंबर होता है, अर्थात सर ये बहुत अच्छा नंबर होता है और आराम से आ जाता है। देखिए अगर हम आपको बोले कि सर यहाँ तो सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्टिव में भी हम लोग अगर चाहें तो सब्जेक्टिव में भी क्या कर सकते हैं, 35 प्लस नंबर ला सकते हैं। बच्चा तो 35 प्लस लाता है, क्या लाता है कि नहीं लाता है, ये तो 35 प्लस, लेकिन हम बोल रहे हैं कि 30 आराम से आ जाएगा आपका। और यही चैनल से आप आराम से क्वेश्चन आंसर भी करना है, क्वेश्चन आंसर भी हम कराएंगे आपको जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। उसके साथ साथ सर जो टॉपिक फंसने वाला है, चैप्टर वाइज टॉपिक हम बोले, चैप्टर वाइज टॉपिक भी हम कराएंगे। इस चीज़ के लिए आप निफिक्र रहिएगा। तो ये बात हो गया सर, इतना नंबर आ गया और डिसेंट नंबर। और याद रखिए वो हमेशा SST, संस्कृत और हिंदी, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट है सर जिसमें बच्चा का ज़्यादा नंबर आता है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, अगर आप तेज है तो मैथ में नंबर आएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ सर साइंस में भी नंबर आएगा। साइंस और मैथ फैक्चुअल बात होता है, ठीक है। और ये तीनों है आपको रटना है, जितना रट जाइएगा उतना आपको नंबर आ जाएगा। और किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका ऑब्जेक्टिव में नंबर कम आता है तो फिर समझिए भाई आपको दिक्कत होगा अच्छा नंबर लाने में। चलिए हम बात कर लेते हैं सर इस क्वेश्चन के बारे में कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया। बताइए कितना आसान सा क्वेश्चन है जी, अभी पीछे कराए हैं। आर्य समाज की स्थापना ऑप्शन पहले आपको बता देते हैं। पहला राधाकांत ने, ऑप्शन बी है रामकृष्ण परमहंस ने, ऑप्शन सी है विवेकानंद ने, ऑप्शन डी है आपका दयानंद सरस्वती ने। अच्छा आपको ऑप्शन नंबर डी नहीं नजर आ रहा होगा तो देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ लिखा हुआ दयानंद सरस्वती। क्या लिखा हुआ है, दयानंद सरस्वती। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। अभी करा है बउआ कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था, 1875 में किया था। कहाँ किया था, मुंबई में किया था। कहाँ किया था, मुंबई में किया था। और इनका नारा क्या था, वेदों की ओर लौटो। क्या नारा था जी, वेदों की ओर लौटो। अब बताइए यहाँ से क्वेश्चन कहाँ जाएगा, एक दयानंद सरस्वती से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है बउआ, आपको आराम से ये याद कर लेना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आराम से देखिए। लिखा हुआ है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। कब किया था, तो 1930 में किया था। और क्यों किया था, एक पार्टी था और क्यों किया था। देखिए इनका जो है ना कांग्रेस पार्टी में कुछ मतभेद हो गया था, जिस कारण से इन्होंने एक अलग पार्टी ही बना दिया और उस पार्टी का नाम क्या रखा, फॉरवर्ड ब्लॉक रखा। और कब किया था, 1930 में किया था। ये बात आप लोग को याद रखना है। हालांकि आपके एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि कब किया गया था, लेकिन आपको हम बता दिए आपके एग्जाम में ये एकदम आता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन आता है। उसके साथ साथ मान लीजिए उल्टा क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और उसमें अगर आपको मिल जाए फॉरवर्ड ब्लॉक तो आराम से मार देना है। फॉरवर्ड ब्लॉक क्या था भाई, एक पार्टी था जिसकी स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चलिए अब हम आगे की ओर बात करते हैं। चलिए सर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में मिला था। तो वो याद कर लीजिए, किसान आंदोलन के दौरान किस, क्या लिखा हुआ है, सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन लिख लीजिए, किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया। कुछ है टाइपिंग मिस्टेक, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देख लेंगे किस किसान आंदोलन में दिया गया था। तो याद कर लेना हुआ, इसका ए होगा बारदोली किसान आंदोलन में। अच्छा ये बारदोली किसान आंदोलन हुआ क्यों था सर, कारण क्या था। तो कारण ये था सर कि बारदोली में क्या हुआ ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने का सर कि वहाँ पे खेती बाड़ी, पहले देखिए पहले बउआ हम लोग जैसे जिस प्रकार से आज जीवन जीते हैं उस प्रकार का पहले जीवन नहीं था। अगर आपके पास अच्छा खासा खेत भी है फिर भी उस टाइम में आप उतना अच्छा नहीं कर पाते। हाँ अब ये हो सकता था अगर आपको अंग्रेज़ों से ये बढ़िया आप संपर्क था आपका तो आप जमींदारी ले लेते, आप ये सब कर सकते थे, नवाबी करते, वो कर सकते थे। लेकिन आप बउआ एक नॉर्मल किसान को बड़ा दिक्कत होता था, क्योंकि आप जानते हैं कि लगान के रूप में वो हम लोग से क्या लेता था, टैक्स लिया करता था। और उसका अलग अलग तरीका होता टैक्स लेने का सर। और अंग्रेज इतना निकठुर थे कि वो हम लोगों पे थोड़ा भी दया नहीं बरसाते थे सर। और वही रीज़न आपका रहा गया किसका, ये आंदोलन को उत्पन्न करने का। और ये आंदोलन बारदोली आंदोलन हुआ। और ये कब किया गया तो ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जानना है सर, ये बारदोली आंदोलन में ही किसको, वल्लभ भाई पटेल को कौन सा उपाधि दिया गया, सरदार की उपाधि दिया गया था। ये बात याद रखना है। और किसने दिया था, तो वो जो महिलाएं थी इसमें वो महिलाएं लोग भी क्या की थी, महिलाएं लोग का ही ये दिन था भाई कि नहीं ये अच्छा काम किए हैं तो इनको क्या कहा जाए,
आपको ये सरदार का उपाधि दिया जाए। तो वहाँ पे सरदार का उपाधि इनको दिया गया था, याद कर लेना। किस किसान आंदोलन में? तो आपका बारदोली किसान आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम हुआ, याद कर लेना है। इसमें आपका ऑप्शन ए है 1920 में, ऑप्शन बी है 1926, ऑप्शन सी 1928 और ऑप्शन डी है 1929। तो याद कर लेना है, इसका आंसर 1929 हो जाएगा। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? 1929 में बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। श्रमिक विवाद अधिनियम है क्या? ये आपको जब हम टॉपिक लेकर आएंगे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। टॉपिक जब हम लेके चैप्टर आएंगे उस चैप्टर में आपको बहुत आराम से बता देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी अगर डीप करने जाएंगे तो आपका ये क्लास लंबा हो जाएगा, जो कि हम या जो कि आराम से कम समय का होगा तो आप आराम से कर लीजिएगा। और जब एक्सप्लेनेशन का जब आपका वीडियो आएगा ना उसमें आप आराम से करना है और देख देख के कर लीजिएगा आप लोग वो सॉर्ट टॉपिक। अब यहाँ पे बात आ रहा है सर कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब हुआ, मतलब कि पूरे तरीके से कब हो गया सर? तो 1924 में हुआ था। अब ये मान लीजिए सर, ये तो तुर्की की बात है। जब तुर्की की बात है तो हमारे देश में कैसे इंपॉर्टेंट है? तो हमारे देश में इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि इसी से संबंधित हमारे देश में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था, आप लोग बताइए अगर आपको याद हो तो, नहीं याद है तो देखिए कौन सा आंदोलन था सर? तो वो आंदोलन था, एक मिनट रुकिए बउआ, वो आंदोलन था आपका इसी कारण हुआ था, खिलाफत आंदोलन। क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन, याद कर लेना है। ये हुआ था वहाँ के किसके कारण? खलीफा पद के समाप्ति के कारण हमारे देश में हुआ था खिलाफत आंदोलन। और खलीफा पद की समाप्ति कब कर दिया गया? 1924 ईस्वी में कर दिया गया था। और इसी आंदोलन में हिंदू मुसलमान जो थे क्या थे? भाई भाई हो गए थे, अर्थात कि सर एक बार हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर आए थे और आपका आंदोलन किए थे। चलिए आगे हम बात करते हैं सर, नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय पार्टी की स्थापना किसने किया? भारतीय पार्टी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, याद कर लेना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो वो याद कर लेना है। इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर, कहीं देखिए एम.एन. रॉय है, एम देखिए हिंदी में लिखा हुआ है एम.एन. रॉय, अरे यही होगा जी, ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। चलिए ठीक है। दूसरा पी.एन. रॉय, नहीं ये नहीं होने वाला, एक ही नंबर आपका हो गया आंसर, बात खत्म हो गया। कब हुआ इसका ये नहीं पूछता है, पूछता है कि स्थापना किसने किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, तो एम.एन. रॉय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब वापस लौट के आए थे? तो देखिए ऑप्शन है 1891, ये तो नहीं होगा बुआ। इंग्लैंड से पढ़कर वकालत पढ़कर लौटे थे, तो ये तो होने वाला नहीं है। ऑप्शन बी 1893, नहीं ये नहीं होने वाला। ऑप्शन नंबर सी 1915 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अर्थात सर दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौट के आया था? 1915 में, याद कर लेना है। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौट कर भारत आ गए थे। उसके बाद इन्होंने यहाँ से जान ही रहेगा धड़ल्ले से क्या करना चालू कर दिया था? आंदोलन करना चालू कर दिया था। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ था? तो द्वितीय, याद कर लेना है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। अब ये गोलमेज सम्मेलन क्या होता है बुआ? देखिए एक तरीके से ये सम्मेलन हुआ जो जिसमें मेज जो होता है ना, जो टेबल, वो गोल था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। और ये कब हुआ था? ये द्वितीय वाला तो 1900 आपका अगर याद कर लीजिएगा तो 1931 आपको याद होना चाहिए कि ये हुआ था 1931 में हुआ था, ये आपको याद रहना चाहिए। हालांकि प्रथम भी तो 1931 के जनवरी महीने में खत्म हुआ था, लेकिन ये वाला हुआ कि ये इंपॉर्टेंट है भाई, तो आपको ये याद रखना चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 है 1922, ऑप्शन बी 1924, 1927, 1928। तो बउआ इस क्वेश्चन का याद करने का तरीका है 1928 होगा, यानी दूसरा और तीसरा एक आगे पीछे होगा, यानी कि पीछे वाला 8 है, आगे वाला 9 हो जाएगा, याद रखना है। देखिए सब में 19 है ना, याद करना लास्ट वाला 9 से छोटा होगा। उसी दिन कब आया था? साइमन कमीशन आया था, क्योंकि भारतीय के लिए भाई अंग्रेज को छोटा ही मानते हैं क्या, तो इसी से देख लेना है कि 9 के जो आपका होगा ना पीछे वाला छोटा होगा 9 से, तभी साइमन कमीशन भारत आया होगा। साइमन कमीशन कहने का अर्थ हो गया सर साइमन आयोग आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाने वाला? 1928, जो कि डी नंबर ऑप्शन था आपका। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ जाता है, याद कर लेना होगा। ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, यहाँ ठाकुर लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था, ये बात आप सभी को याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है आपके एग्जाम में बार बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका है तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था, मतलब बताना है कि इसमें से तिनकठिया प्रणाली किस पे लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 है उद्योगपतियों पे, ऑप्शन नंबर 2 है व्यापारियों पर, ऑप्शन नंबर 3 है श्रमिकों पर, और ऑप्शन नंबर डी आपको नहीं दिख रहा वो हम लिख देते हैं किसानों पर। क्या था? किसानों पर।
तो बुआ आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर, कि जो तीन गठिया प्रणाली है किस पे लागू होता है। तीन गठिया प्रणाली का सर ये बुआ लागू हुआ था हम लोग बिहार में। तीन गठिया क्या था ना कि देखिए अंग्रेज के टाइम में, अगर मान लीजिए आपके पास 20 कट्ठा जमीन है, कितना है 20 कट्ठा जमीन है ना, तो उस पे से 3 कट्ठा जमीन पे आपको क्या करना पड़ेगा, नील की खेती करना पड़ेगा। किसकी खेती करना पड़ेगा, नील की खेती करना पड़ेगा। और इसी को क्या कहा गया, तीन कठिया प्रणाली। तीन कठिया प्रणाली अर्थात 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में आपको क्या करना पड़ेगा, नील खेती करना पड़ेगा। और आप बोले सर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बउआ यहाँ दिक्कत बहुत था, क्योंकि बउआ जहां जिस खेत पे अगर आप नील की खेती कर देते ना, वो खेत बंजर हो जाता था बउआ। और वो खेत बंजर होने का बताइए, खेत अगर बंजर हो जाएगा, बताइए जो किसान जिसके पास 1 बीघा जमीन अर्थात 20 कट्ठा जमीन होगा, अगर वो बार बार करके 3-3 कट्ठा पे आपका क्या करेगा, अगर नील खेती करेगा उसका पूरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी चीज को रोकने के लिए आपको जो है ना आपका आंदोलन किया गया था। लेकिन चलिए आंदोलन क्या किया गया था, आगे ऑब्जेक्टिव में हम कराएंगे वो भी, तो अभी उसके बारे में हम लोग डीप नहीं जाएंगे, बस यहाँ देख लेते हैं कि किस पे किया था, किसानों पर किया गया था। तो याद रखना है तीन कठिया जो प्रणाली था वो किस पे लागू था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को हमेशा याद रखना है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका किसानों पर। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ताना भगत आंदोलन किस आदिवासियों में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, संथालों में, कोलों में, भीलों में, ओराओं में। ओराओं मतलब आपका डी नंबर क्वेश्चन आपको याद रखना है, जो कि आपका लिखा हुआ है उनराव। क्या लिखा होगा, उराव। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये जनजाति है, जिस प्रकार से आप देखते हैं कास्ट होता है, उसी प्रकार से जनजाति में अलग अलग जनजाति होता है। उसमें एक उनराव जनजाति था ना, उसी के कौन थे आप, उसी के थे ताना भगत। ताना भगत, ताना भगत। और उन्होंने क्या किया था, आंदोलन किया था बहुत त्रस्त होकर अंग्रेजों से। तो वो आपके किस जनजाति के थे, तो उनराव जनजाति के थे। ये बात आप सभी को याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। अंकुर वाट मंदिर कहाँ स्थित है, एकदम VBI क्वेश्चन। बार बोले ना आपको, जितना क्वेश्चन आज हम कराए हैं वो सारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मिक्स टॉपिक है आपका। अगले दिन से आपका क्या होने वाला है, अलग अलग टॉपिक का आपका यानी चैप्टर वाइज आपको हम ऑब्जेक्टिव करा देंगे हर सब्जेक्ट का, ठीक है। चलिए तो इसमें देख लेते हैं अंकुर वाट कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए है वियतनाम, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी लाओस, और ऑप्शन डी है आपका कंबोडिया। ऑप्शन डी है कंबोडिया। आपको याद होना चाहिए सर कहाँ है, तो आप लोग पट से हमें जवाब दीजिए सर, ऑप्शन नंबर डी ही होगा, कंबोडिया। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को ये बात अब देखिए आपको सेशन कैसा लगा। अगर कुछ अच्छा खराब जो भी हो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ अगर अच्छा करने का होगा तो वो भी आप सभी कमेंट में लिखिएगा, सर क्लास कैसा रहा और नहीं रहा। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे सर, चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, आराम से जाइएगा वहाँ पे आप लोग चेक करिएगा। और चैप्टर वाइज SST का ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। अर्थात सर आप SST के लिए आपको ऑब्जेक्टिव का दिक्कत नहीं करना है। 40 में 40 पक्का, 100% हम करा रहे हैं, 100% बोल रहे हुआ। अगर आप ऑब्जेक्टिव याद कर गए आप 100% 40 में 40 ऑब्जेक्टिव लगा दीजिएगा, और सब्जेक्टिव भी हो जाएगा। सब्जेक्टिव में भी हमको 30 प्लस कर लेना है। हालांकि हम तो 40 प्लस का ही कराएंगे, यानी आपको 40 में 40 का कराएंगे। लेकिन जो बच्चा दमगर होगा वो 40 में 40 का कर लेगा, और नहीं तो आपका 30 तो आना ही आना है सर, आपको करना हो उतना मेहनत। और 70 उधर से अगर आपका 20 में से 19 नंबर 18 नंबर भी मिलता है तो एक डिसेंट आपका मार्क्स आ जाएगा SST में, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इसके आगे मिलते हैं हम। जय हिंद, जय भारत।